अच्छी और सच्ची खबरों में बात सबसे पहले करेंगे सावन के पवित्र महीने की, जिसकी शुरुआत कल से होने जा रही है। यानी कि कल से शिव जी की आराधना का महापर्व शुरू होने वाला है और इस बार सावन 58 दिनों का होगा। यानी शिव की आराधना, पूजा पाठ, भक्ति के लिए भक्तों को मिलेंगे पूरे 2 महीने। 4 जुलाई से सावन का पवित्र महीना शुरू होकर 31 अगस्त तक चलेगा और कल से ही पवित्र कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत होने वाली है। इस यात्रा को लेकर उत्तराखंड, यूपी और झारखंड में खास तैयारियां की गई हैं, क्योंकि कांवड़िए शिवलिंग के जलाभिषेक के लिए गंगा जल लेने अपने अपने घरों से निकल चुके हैं। इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं और कैसा कांवड़ियों का जोश, वो आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सज चुके हैं शिवालय, सज चुके हैं गंगा घाट, कांवड़िए भी जलाभिषेक को हैं तैयार, क्योंकि कल से शिव जी की आराधना का महापर्व शुरू होने जा रहा है। इस साल 4 जुलाई से सावन का ये पवित्र महीना शुरू होकर 31 अगस्त तक चलेगा और इसी के साथ शुरू हो जाएगी पवित्र कांवड़ यात्रा, जिसको लेकर इस साल कांवड़ियों में गजब का जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है। देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार से आई इन तस्वीरों में भोलेनाथ के भक्तों की इस आस्था और भक्ति को देखा जा सकता है। कोई जलाभिषेक के लिए कंधे पर कांवड़ लेकर निकला है, तो कोई डाक कांवड़ लेकर निकला है। कांवड़ यात्रा के दौरान घाटों से लेकर मार्ग तक कांवड़ियों को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो, इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चाहे सुरक्षा हो या फिर ट्रैफिक का डायवर्जन, प्रशासन कांवड़ यात्रा को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है। कांवड़ मिले तो जो जितना भी हमारा पुलिस बल तैनात है हरिद्वार में, उसकी समीक्षा बैठक ली। सभी से जोनल ऑफिसर, सुपर जोनल ऑफिसर, बाकी सभी जितनी शाखाएं हैं, उन सब से गहराई से वार्ता की और हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि कांवड़ यात्रा को सुगमतापूर्वक और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराना है। इसी तरह पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के भी अलग अलग शहरों में कांवड़ यात्रा के सफल आयोजन को लेकर प्रशासन कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। सरकार की ओर से जारी निर्देशों की कोई अनदेखी न हो, इसके लिए अलग अलग टीमें बना दी गई हैं। खास बात यह है कि इस बार श्रावण मास 2 महीने का है, यानी जुलाई और अगस्त महीने में सावन का महीना रहेगा और उसको देखते हुए ज्यादा भीड़ और बड़ी संख्या में भक्त भी होंगे। कांवड़ यात्रियों के लिए जो व्यवस्था की गई है वो उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था के साथ साथ उनको किसी तरह की दिक्कतें न हो, इसके लिए पानी की समुचित व्यवस्था, छाया की समुचित व्यवस्था, जिससे वो रुक सकें या रात्रि में रुक सकें, उसके लिए व्यवस्था निर्धारित रूट के पास ही की जाएगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस को निर्देश दिया गया है कि इस दौरान छुट्टी पर जो फील्ड में अधिकारी हैं, जो हैं पुलिस फील्ड पर, वो छुट्टी पर नहीं जा पाएंगे। इन तैयारियों के बीच यूपी समेत देश भर के तमाम प्राचीन शिवालयों और 12 ज्योतिर्लिंगों में सावन के दौरान शिव जी की आराधना के महापर्व को मनाने के लिए भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये 2 तस्वीरें लखनऊ और प्रयागराज के प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर की हैं, जहां आज सुबह सवेरे बड़ी संख्या में भक्त अपने भगवान का जलाभिषेक करने पहुंचे। सावन का महीना ऐसा है जो महादेव को सबसे ज्यादा प्रिय है। लोग जलार्चन करते हैं, जहां जहां भी शिव मंदिर है वहां पहुंचते हैं और खासतौर पर जो प्राचीन मंदिर हैं, जो ऐतिहासिक मंदिर हैं और जिनकी बहुत ज्यादा मान्यता है, वहां बड़ी संख्या में महादेव के भक्त आते हैं। तो ये मनकामेश्वर मंदिर है और यहाँ भी लोग आते हैं और पूरे 2 महीने तक यहाँ पर लोगों का तांता, महादेव के भक्तों का तांता लगा रहेगा। और यहाँ की एक विशेष
बात यह है कि जो लोग यहाँ दूध चढ़ाते हैं बड़ी मात्रा में, उनसे वो ले करके यहाँ पर खीर बनाई जाती है और लोगों को वो प्रसाद वितरित किया जाता है। ये भी यहाँ व्यवस्था है। दरअसल धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सावन के महीने में ही मां पार्वती ने भगवान शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। माता पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इस तरह से मां पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ और इसीलिए सावन का महीना शिव की आराधना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव जल्द प्रसन्न होकर अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूरा करते हैं। लखनऊ से शिल्पी सेन, वाराणसी से रौनक जायसवाल और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देश के तमाम शिवालयों और ज्योतिर्लिंगों की तरह बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में सावन के मौके पर एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। इस साल सावन के 8वें सोमवार को श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग और शिव पार्वती की प्रतिमा का 1 लाख रुद्राक्ष से श्रृंगार किया जाएगा। करीब 1 घंटे तक बाबा विश्वनाथ की महाआरती होगी। इतना ही नहीं, सावन में भक्तों को काशी विश्वनाथ परिसर में अद्भुत अनुभूति होने वाली है, क्योंकि पूरे 59 दिन तक मंदिर के अंदर शिव महापुराण और शिव कथा सुनाई जाएगी। हालांकि भक्तों की भीड़ को देखते हुए सावन के हर सोमवार को स्पर्श दर्शन पर रोक रहेगी। वहीं इस साल सावन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी भी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचने वाले हैं। खबर यह है कि प्रधानमंत्री 7 जुलाई के दिन वाराणसी के दौरे पर होंगे और वो बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेंगे। साथ ही वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हम आपको ये भी बता दें कि 50,000 वर्ग मीटर में फैले काशी कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद ये दूसरा सावन है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में इस बार सावन को लेकर न्यास परिषद की ओर से पूरा हर्षोल्लास के साथ तैयारियां की जा रही हैं। पूर्व में जो तैयारियां की गई तो उनको और मजबूत कर रहे हैं हम लोग, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही साथ पेयजल की, चाय की फैसिलिटी और छाया आदि की व्यवस्थाएं भी कर रहे हैं। उद्देश्य यह है कि श्रद्धालु आए और ससमय दर्शन करें और जो दर्शन का टाइम है, जो दर्शन में कम है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको कम समय लाइन में लगाना हो और शीघ्र ही दर्शन करके निकल जाए। झांकी दर्शन में जो बेहतर सुविधाएं वो सभी लोग मुहैया करा रहे हैं। इस पूरे सावन के माह में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ न केवल पूर्वांचल उत्तर प्रदेश बल्कि देश विदेश से भी भक्त जल अर्पित करने आते हैं। सावन शुरू होने वाला है और इस बार सावन 2 माह का है अधिक मास की वजह से, और इसको लेकर विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जहां तक बात है दर्शन पूजन की, तो दर्शन पूजन में इस पर दर्शन पे रोक है, वीआईपी दर्शन पे रोक है। आप कहाँ से आ रही हैं माता जी? हम पंजाब से आए, लुधियाना से दर्शन करने के लिए भोले शंकर के। इतनी अटूट आस्था है, माना जाता है कि सावन के महीने में जल अर्पित करने से भोले बाबा सारी मुरादें पूरी करते हैं। तो बहुत है, भगवान शंकर पे बहुत आस्था। मेरे तो ईष्ट देव है, तो भगवान दर्शन दें, हम यही इच्छा लेके आए हैं। दर्शन की कामना के साथ सावन की शुरुआत से ही भक्त यहां पर उमड़ना शुरू हो गए हैं और बताया जा रहा है कि इस बार जो पिछली बार का रिकॉर्ड था पूरे सावन के माह का 1.25 करोड़ भक्त बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में दर्शन पूजन किए थे और इस बार यह रिकॉर्ड और भी टूटता नजर आएगा क्योंकि इस बार अधिक मास की वजह से सावन 2 माह का है। और वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर बाजारों में किस तरह की तैयारी है, अब आपको वो भी दिखा देते हैं। हर साल की तरह इस साल भी कांवड़ के दौरान इस्तेमाल होने वाली चीजों से बाजार सज चुके हैं, चाहे कांवड़ियों की ड्रेस हो या फिर दूसरी जरूरी चीजें। इन 2 तस्वीरों के जरिए आप कांवड़ यात्रा को लेकर बाजार की तैयारी भी देख सकते हैं। खास बात यह है कि कांवड़ियों ने इन ड्रेसेस में भगवान शिव और माता पार्वती के अलावा सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी की प्रिंट वाली टी शर्ट्स भी ली है। और तो और यूपी में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का प्रतीक बने बुलडोजर की प्रिंट वाली टी शर्ट्स भी बाजार में उपलब्ध हैं, जिन्हें कांवड़ यात्रा पर निकले भक्त खूब पसंद कर रहे हैं। चलिए अब आपको लिए चलते हैं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या, जहां से राम भक्तों के लिए एक गुड न्यूज आई है और ये गुड न्यूज है श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर।
बताया जा रहा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले घरेलू उड़ानें शुरू हो सकती हैं। अक्टूबर महीने में डीजीसीए से घरेलू उड़ानों के लिए लाइसेंस मिलने की उम्मीद जताई जा रही है और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए फेज 2 और फेज 3 का निर्माण शुरू होगा। एक तरफ अयोध्या की पावन धरती पर प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रभु श्री राम के भक्तों की सुविधा और सहूलियत के लिए एयरपोर्ट निर्माण का पहला चरण जल्द पूरा होने जा रहा है। इसके फौरन बाद एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानों की सेवा शुरू कर दी जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि इसी साल अक्टूबर महीने में डीजीसीए से घरेलू उड़ानों के लिए लाइसेंस मिल सकता है, यानी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या के एयरपोर्ट से दिल्ली और मुंबई के लिए उड़ान सेवा शुरू हो सकती है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा है और इस बीच रामनगरी भी अपने नए रंग रूप में सजकर तैयार हो रही है। राम भक्तों को जल्द ही एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। अब देशी विदेशी पर्यटकों का अयोध्या पहुंचना ज्यादा आसान होगा। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम तेजी से चल रहा है। जानकारी के अनुसार इसके पहले टर्मिनल का काम जल्दी ही पूरा हो सकता है और इसके बाद नवंबर महीने में अयोध्या से दिल्ली और मुंबई तक की फ्लाइट शुरू हो सकेगी। दरअसल अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, इसके रनवे का काम पूरा हो गया है लगभग, और अब जो पहला टर्मिनल है उसका काम भी जल्द पूरा होने वाला है। इसके बाद जो घरेलू उड़ान है यानी डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं उसकी शुरुआत हो जाएगी। प्रभु श्री राम के मंदिर से 8 किलोमीटर दूर है अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसके टर्मिनल, रनवे, पावर ट्रांसमिशन का काम तेजी से चल रहा है और उम्मीद ये जताई जा रही कि फेज 1 का निर्माण कार्य वक्त पर पूरा कर लिया जाएगा। खुद नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कुछ रोज पहले ही ट्वीट करके इस हवाई अड्डे के निर्माण कार्य को लेकर जानकारी दी थी। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि 350 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे एयरपोर्ट का निर्माण सितंबर 2023 में पूरा कर लिया जाएगा। अयोध्या एयरपोर्ट के कार्यवाहक निदेशक वीएस कुशवाहा ने ये जानकारी दी है कि लक्ष्य ये रखा गया है कि नवंबर महीने में अयोध्या से दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों की फ्लाइट शुरू हो सके। पहले फेज का काम पूरा हो रहा है जल्दी और पहले फेज में इन शहरों को चुना गया है। इसके अलावा जो दूसरे शहर होंगे यानी जहां से लोग ज्यादा अयोध्या आएंगे या जैसी रिपोर्ट्स मिलेगी उसके आधार पर फ्लाइट्स बढ़ाई जाएंगी। डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए डीजीसीए से लाइसेंस और परमिशन की क्लियरेंस भी मिलनी है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार अक्टूबर में ये क्लियरेंस यानी लाइसेंस मिल सकता है। जो एयरपोर्ट के अधिकारी हैं उन्होंने ये जानकारी दी है कि ये लक्ष्य रखा गया है कि बहुत तेज गति से इसका काम हो और पहले जो कुछ शहर हैं उनसे अयोध्या को सीधे जोड़ा जा सके। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए फेज 2 और फेज 3 का निर्माण इसके बाद शुरू होगा और कहा यह जा रहा है कि इस एयरपोर्ट का अंतिम फेज 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद दुनिया के अलग अलग हिस्सों से भी भक्त अपने भगवान के दर्शन के लिए आसानी से अयोध्या पहुंच पाएंगे। खास बात यह है कि इस श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को राम मंदिर मॉडल की तर्ज पर ही तैयार किया जा रहा है, जहां यात्रियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ ही एयरपोर्ट की दरोदीवार पर रामायण काल की झलक देखने को मिलेगी। यानी एयरपोर्ट पर उतरने वाले यात्रियों को श्री राम जन्मभूमि मंदिर का एहसास ही नहीं होगा बल्कि उसकी झलक भी दिखाई देगी। जब राम नगरी स्वागत के लिए तैयार होगी राम भक्तों के, उस समय अयोध्या का एयरपोर्ट भी एक ऐसा द्वार, एक ऐसा गेटवे, एक ऐसी जगह बनेगी जहां देश विदेश के पर्यटक और असंख्य राम भक्त जो दुनिया भर में फैले हैं वो जो अयोध्या पहुंचना चाहते हैं वो आ सकें और रामलला के दर्शन कर सकें। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। और उधर जम्मू कश्मीर में हर साल की तरह इस साल भी पवित्र अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और इस यात्रा के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु पवित्र अमरनाथ गुफा पहुंच रहे हैं। आतंकी खतरे की आशंका को देखते हुए इन श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर इस साल खास जोर दिया जा रहा है। एक तरफ जहां जमीन पर जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और आईटीबीपी सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे हैं, तो वहीं आसमान से निगरानी के लिए यात्रा के मार्ग पर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं, जिनमें अमेरिका से लिया गया
चिनूक हेलीकॉप्टर शामिल है, जो तीर्थ यात्रियों के साथ साथ यात्रा मार्ग में तैनात सुरक्षा बलों के जवानों को मुश्किल हालात में मदद करेगा। इतना ही नहीं, चिनूक जरूरी सामान उपलब्ध कराने में भी अहम भूमिका निभाएगा। आपको हम ये भी बता दें कि ये पहला मौका होगा जब पूरी यात्रा के दौरान वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की मदद के लिए उपलब्ध रहेंगे। पहले भी वायुसेना मदद करती रही है, लेकिन सिर्फ आपात परिस्थितियों में ही जरूरत के हिसाब से वो हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराती थी। मगर इस बार वायुसेना के हेलीकॉप्टर पवित्र गुफा के आसपास के इलाके की निगरानी करेंगे, ताकि 62 दिनों तक चलने वाली इस पवित्र यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा सके। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली के साथ लोक कल्याण मार्ग यानी कि प्रधानमंत्री के सरकारी आवास के ऊपर दिखे ड्रोन की। इस घटना को करीब 15 घंटे से ऊपर बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उस ड्रोन का अता पता तक नहीं है। दिल्ली पुलिस ने के बड़े अधिकारी लगातार इस घटना की जांच में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकारी आवास समेत सेंट्रल दिल्ली का पूरा इलाका नो फ्लाइंग जोन में आता है। ऐसे में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के कुछ अधिकारियों ने जैसे ड्रोन जैसी चीज को आसमान में उड़ते देखा, उन्होंने दिल्ली पुलिस को तुरंत पूरे मामले की जानकारी दी। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी भारी फोर्स के साथ उस ड्रोन की तलाश में जुट गए। आसपास के इलाकों में काफी खोजबीन की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। और इस बीच एटीसी यानी कि हवाई यातायात नियंत्रण कक्ष से भी संपर्क साधा गया। उन्हें भी प्रधानमंत्री आवास के पास ड्रोन जैसी कोई भी वस्तु नहीं मिली। फिलहाल मामले की जांच अभी चल रही है। देश में 200 कंपनियों और 2000 ड्रोन पायलट्स का प्रतिनिधित्व करने वाली गैर सरकारी संस्था द ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत में एक सुरक्षित और मानव रहित विमानन उद्योग के निर्माण के लिए काम कर रही है, जिसकी वजह से भारत के ड्रोन सेक्टर में जबरदस्त विकास हुआ है। पिछले साल के बजट में ड्रोन शक्ति योजना के ऐलान के बाद से भारत में ड्रोन सर्विस सेगमेंट का बाजार तेजी से बढ़ा है। 2026 तक ड्रोन कारोबार के 15,000 करोड़ तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। और उसी का नतीजा यह है कि रक्षा क्षेत्र के अलावा सर्विलांस, परिवहन, खेती, आपात सेवाएं, एरियल फोटोग्राफी और पुलिस की तरफ से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल शुरू हो गया है। इस वक्त देश में 200 से ज्यादा ड्रोन को विकसित करने वाले स्टार्टअप काम कर रहे हैं। वजन के आधार पर ड्रोन को 5 कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसमें से 2 कैटेगरीज के ड्रोन को उड़ाने के लिए रिमोट पायलट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कोई भी ड्रोन उड़ा सकता है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और डीजीसीए के बनाए गए नियमों के तहत ही ड्रोन उड़ाना होता है और उसमें भी ग्रीन, येलो या रेड जोन का बहुत ख्याल रखना होता है। दरअसल एयर स्पेस को 3 रंगों में बांटा गया है और इसमें ग्रीन जोन में ड्रोन उड़ाने के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं होती। येलो जोन की बात करते हैं, जिसमें परमिशन के साथ ड्रोन को उड़ाया जा सकता है। वहीं रेड जोन यानी नो फ्लाइंग जोन में ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित है। यानी भारत में ड्रोन रखना या फिर उड़ाना गैर कानूनी नहीं है। ऐसी भी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय अगस्त 2021 में ही ड्रोन रखने को लेकर पुराने नियमों को लचीला बना चुका है और इसी के दौरान ड्रोन्स को 5 कैटेगरीज में बांटा गया है। और ये कौन सी है ये भी आपको बता देते हैं। सबसे पहला है नैनो ड्रोन, जिनका वजन 250 ग्राम या फिर उससे कम होता है। यानी नैनो ड्रोन आकार में छोटे होते हैं, जिनका इस्तेमाल ज्यादातर खिलौनों के तौर पर ही होता है। नॉन कमर्शियल उद्देश्य के लिए इनको उड़ाने के लिए रिमोट पायलट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती। नैनो की बारी आती है माइक्रो ड्रोन की, जो 250 ग्राम से लेकर 2 किलो वजन तक के होते हैं। माइक्रो ड्रोन का ज्यादातर इस्तेमाल वीडियोग्राफी के लिए होता है और इनको उड़ाने के लिए रिमोट पायलट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। इसके बाद नंबर आता है स्मॉल कैटेगरी के ड्रोन का, जो कि 2 किलो से 25 किलो तक वजनी होते हैं। इनका इस्तेमाल हल्के सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में किया जाता है।
स्मॉल कैटेगरी ड्रोन के बाद बारी आती है मीडियम कैटेगरी ड्रोन की, जिनका वजन 25 किलो से 150 किलोग्राम के बीच में होता है। ये भारी सामान को ट्रांसपोर्ट करने में काम आते हैं। और सबसे आखिर में आता है लार्ज कैटेगरी ड्रोन, जिनका वजन 150 किलोग्राम से ज्यादा होता है। ज्यादातर मिलिट्री ऑपरेशंस में इनका ही इस्तेमाल होता है और इनका इस्तेमाल दुश्मन देशों की जासूसी करने के लिए भी किया जाता है। गैर व्यावसायिक कामों के लिए नैनो और माइक्रो कैटेगरी ड्रोन्स को छोड़कर दूसरे सभी तरह के ड्रोन्स को उड़ाने के लिए इजाजत की जरूरत होती है। डिजिटल स्काई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अप्रूवल के बाद ही आप 2 किलो वजन से ज्यादा का ड्रोन उड़ा सकते हैं। इसमें ड्रोन ऑपरेटर को इस बात की गारंटी भी देनी होती है कि वो सिर्फ उसी क्षेत्र में अपना ड्रोन उड़ाएगा जिसके लिए उसे इजाजत मिली है। यही नहीं, ड्रोन उड़ाने वाले को ऑनलाइन लॉगिन भी देना होता है। हालांकि फिर भी नो फ्लाइंग जोन में ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं होती। ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति वहां ड्रोन उड़ाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।